हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको क्लास 11th एंड 12th का कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता हो, बेसिक 10th तक का नॉलेज हो, वो भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, तो मैं बिल्कुल ही बेसिक से लेके पूरा क्लास 11th 12th का फिजिक्स आईआईटी जेई के एडवांस लेवल तक का पढ़ाऊंगा। हम लोग फिजिक्स को बहुत बेसिक से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है। हमारा जो ये वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ के लिए नहीं होगा, इसीलिए मैं डिजिटल बोर्ड पे आके वीडियोस में आके लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मैं जो पढ़ाई के लिए रिक्वायर्ड हो बिल्कुल वही वीडियोस बनाऊंगा, और हमारा सारा वीडियो ये वाइट बोर्ड बेस्ड ही होगा, जहाँ पे मैं जो लिखूंगा आपको सब कुछ डिजिटली दिख सकता है। ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है, एक्चुअली इसको चैप्टर भी नहीं कहेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमारा बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, क्योंकि हमें फिजिक्स में 2 साल में क्या क्या पढ़नी है, आईआईटी जे की तैयारी के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़नी पड़ेंगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों पहले ये समझते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। देखो, फिजिक्स जो है वो हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड मतलब हम जो भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने अराउंड जो भी हमारे हो रहा है, वो सभी फिजिकल वर्ल्ड है। जिसको हम टच कर सकें, फील कर सकें, ये सभी चीज़ों को हम लोग फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स दैट एक्सप्लेन्स लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो भी लॉ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो रहा है, फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा। अगर मैं चिल्लाता हूँ तो दूसरे लोगों तक आवाज़ कैसे पहुँचती है, साउंड, फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा। लाइट का फेनोमेना फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा। फ्लूइड के बारे में, पानी में कौन सा लॉ लगता है, वो फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा। तो फिजिक्स एक ऐसा कह सकते हैं मीडियम है जो हमें फिजिकल वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन देता है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फिजिक्स हमारा इस व्हाइट बोर्ड पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो वैलिड है, वो पूरे यूनिवर्स के हर कोने में वैलिड है। मतलब जो भी फिजिक्स यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, वो पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, सेम फिजिक्स हमेशा ही वैलिड होगा, क्योंकि ये यूनिवर्स की पढ़ाई होती है। लेकिन फिजिक्स को अगर हम लोग किंग ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं, तो हमारा क्वीन ऑफ सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। जैसे किंग किसी भी क्वीन के बिना इनकम्प्लीट होता है, तो हमारा ये फिजिक्स किंग जो कि एक किंग है, वो भी क्वीन के बिना इनकम्प्लीट है। सो फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। ठीक है। तो अगर आपको फिजिक्स को समझना है, अगर आपको किंग तक पहुंचना है, तो क्वीन को भी समझना होगा। ठीक है। तो फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स। ठीक है। तो हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है फिजिक्स, वो क्या क्या होता है? देखो, फंडामेंटल मतलब जो किसी से ना बना हो। ठीक है। तो बेसिक हमारा फंडामेंटल कहने का मतलब कि ये हमारे सारे फिजिक्स को एक्सप्लेन करे। ये किसी से और से ना बनाओ, ये हमारा मेन मोटिव हो फिजिक्स का। तो देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स में सबसे पहला प्रिंसिपल जिसके लिए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, वो होता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ों को हम जोड़ सकें। अगर हमारे पास हर एक चैप्टर के लिए डिफरेंट लॉज आने लगे, बहुत सारा लॉज कलेक्ट हो गया, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर लॉ, हर चीज़ों के लिए, हर कॉन्सेप्ट के लिए, हर डिफरेंट डिफरेंट लॉज आ जाएंगे। बट यूनिफिकेशन क्या करता है? यूनिफिकेशन अटेम्प्ट करता है कि हम सारे लॉज को मिलाकर कुछ कम लॉज बनाए, मतलब 3-4 ऐसे लॉज बनाए जो कि फिजिक्स में सारे लॉज को कवर कर ले। ठीक है। तो इट इज नथिंग बट अटेम्प्ट, unification is nothing but attempt to explain various phenomena, various phenomena
ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो प्लीज़ मैनेज करना, इसीलिए मैं इसको बार बार एक्सप्लेन भी करूंगा और होपफुली आप लोग इस चीज़ को समझ भी सकते हो। यूनिफिकेशन इज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फेनोमेना थ्रू फ्यू लॉज थ्रू फ्यू लॉज। ठीक है, देखो बेसिकली कहने का मतलब कि हम बहुत सारे लॉ पढ़ने के बदले कुछ एक ऐसे लॉज पढ़ ले जिससे हमारा फिजिक्स का सारा लॉ एक्सप्लेन होता हो। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स का। जैसे मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन होता है, इसके बारे में हम लोग जब ये चैप्टर आएगा तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट अभी आप समझ लो कि मैक्सवेल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार इक्वेशन दिया, फोर इक्वेशंस दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कवर कर लिया। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो चार्ज डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ इसमें आ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपको अभी भी नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मतलब बेसिकली चार्ज हो गया, स्टैटिक मतलब जब वो रुका हो। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज हो गया फिर से, और डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब जब चार्ज मूव कर रहा हो, करंट बना रहा हो। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया मैग्नेटिज्म, क्योंकि जब भी करंट बनाता है तो मैग्नेटिज्म तो आता ही आता है। ये आपने बेसिक पढ़ा होगा 9th 8th में कि जब भी करंट आता है तो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। और ये सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ईएम वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये चार इक्वेशंस ये पूरे फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करता है। तो मैक्सवेल ने एक यूनिफिकेशन किया है, वैसे ही यूनिफिकेशन अटेम्प्ट हम लोग करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। ठीक है, रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म। देखो, रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का मतलब होता है जोड़ना, रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि हम छोटे छोटे पार्टिकल्स का फिजिक्स समझे। ठीक है, और छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को समझ के हम पूरे एक सिस्टम को समझ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि आप कार चला रहे हो। ठीक है, कार चला रहे हो तो कार का मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट, अगर टायर का मूवमेंट पढ़ना है तो हमें रोटेशन पढ़ना होगा, तो हमने एक छोटा सा पार्टिकल पार्ट्स पढ़ा, रोटेशन का पढ़ा। फिर कार मूव कर रहा है तो हमें मोशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाएगा, लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा। बट कार के इंजन में फ्यूल बर्न हो रहा है, उससे हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रहा है तो उससे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, हीट इंजन बन रहा है। तो वहाँ पे हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम इंजन के बारे में समझेंगे, रोटेशन पढ़ेंगे तो कार व्हील के रोटेशन के बारे में समझेंगे, और ओवरऑल कार के मूवमेंट को समझने के लिए, स्पीड को समझने के लिए कि आफ्टर टी सेकेंड्स का स्पीड क्या होगा, हमें मोशन समझना होगा। तो इसी को हम कहते हैं रिडक्शनिज्म, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को समझो ताकि हमें पूरा ओवरऑल सिस्टम समझ में आ सके। तो रिडक्शनिज्म क्या कहेंगे? इट इज स्टडी ऑफ large system using constituent particles, using constituent particles। ठीक है, चलो बच्चों, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए हो पढ़ाने के टेक्निक में तो आप मुझे ज़रूर बताना। अगर मैं बहुत स्लो हूँ, बहुत फास्ट जा रहा हूँ, या आपको नोट्स हैंड रिटन नहीं चाहिए, अगर आपको नोट्स प्रिंटेड चाहिए, या फिर ये वाइट बोर्ड में जो भी मैं लिख रहा हूँ इसका एक पीडीएफ चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आप जो भी बोलोगे उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस जरूर ले आऊँगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि हमें फिजिक्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखो फिजिक्स की ज़रूरत दो रीज़न से पड़ी। क्योंकि हम लोग फिजिक्स को समझने लगे, तो फिजिक्स को समझने के लिए ही हमें और डिटेल में फिजिक्स को समझना पड़ा। मतलब स्टडी ऑफ फिजिक्स, स्टडी ऑफ फिजिक्स गिव राइज टू गिव राइज टू न्यू फिजिक्स, न्यू फिजिक्स। किसी एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें और कॉन्सेप्ट समझना पड़ा,
उसको समझने के लिए और कॉन्सेप्ट समझना पड़ा, तो फिजिक्स ने ही फिजिक्स को जन्म दिया। ठीक है। फिर न्यू टेक्नोलॉजी के लिए नीड ऑफ टेक। अब सभी को पता है टेक, आजकल तो टेक के बिना कुछ होता ही नहीं है। आजकल का जनरेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है, तो नीड ऑफ टेक, ठीक है, गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। सेम चीज लिख लोगे, नीड ऑफ टेक गिव राइज टू न्यू फिजिक्स। एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो प्लीज अपने हैंडराइटिंग में एक प्रॉपर नोट्स बना के रखना। कोई भी पीडीएफ, कोई भी स्क्रीनशॉट्स, किसी भी का प्रिंटेड नोट्स उतना हेल्प कभी नहीं कर सकता जितना हेल्प आपको अपना हैंड रिटन नोट्स करने वाला है। और ये सिर्फ 11th 12th में नहीं, थ्रू आउट लाइफ काम आता है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। अगर आप इंजीनियरिंग में भी जाओगे तो रिविजन करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है। बट मोर ओवर अभी मैं सिर्फ 2 साल की बात करूंगा। अगर आप IIT जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल के लिए कर रहे हो, या फिर कोई भी नॉर्मल सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज एक हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स बनाना। मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, फॉर्मूला कैसे बनाना है, फॉर्मूला नोट्स कैसे लिखना है, फॉर्मूला को कहाँ कहाँ यूज करना है, क्वेश्चंस के अलग सेट्स लाऊंगा, थ्योरी के अलग सेट्स लाऊंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा। बस आप लोगों को जो भी चेंजेस चाहिए, या फिर अगर आप लोगों को अच्छा या बुरा जो भी लग रहा हो, आप मुझे बताते चलना। ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे 2 साल का सिलेबस क्या है। ठीक है। देखो हमारे 2 साल के सिलेबस में ना फिजिक्स को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। ऑब्वियसली क्लास 11th एंड 12th तो है ही, बट नॉट दैट वे। ठीक है। एक होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो 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 का मतलब होता है बड़ा। कोई भी चीज जो बहुत बड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। ठीक है। और एक होता है माइक्रो। माइक्रोस्कोप तो सभी ने सुना होगा। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब हो जाता है छोटा। ठीक है। देखो अब यहां से हमें 11th में ना मैक्रोस्कोपिक सिलेबसेस पढ़नी है, मतलब जो भी चीज बड़े हो। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे मोशन में। देखो कहने का तो पहला चैप्टर मोशन है, बट हम लोग मोशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी। फिर वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर कोई एक चैप्टर नहीं है, बट फिजिक्स को समझने के लिए हमें वेक्टर समझना होगा। ठीक है। चलो, तो पहला चैप्टर जो ऑफिशियल चैप्टर आएगा वो हमें मोशन आएगा। ठीक है। फिर लॉज ऑफ मोशन आएगा। लॉज ऑफ मोशन आएगा मतलब पहले हम समझेंगे कि चीजें मूव कैसे करती हैं। कोई स्ट्रेट लाइन में करती हैं, कोई कर्व लाइन में करती हैं, कोई रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में करती हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है। फिर हम समझेंगे कि अगर कोई चीजें मूव करने लगी तो क्या क्या लॉज है जिनके अकॉर्डिंग वो मूव करती है। ठीक है। अगर वो मूव कर रही हैं तो उनके पास ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज मूव करे तो उनके पास काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल मिक्स। तो एनर्जी समझने के लिए हमें वर्क समझना होगा, पावर समझना होगा एंड एनर्जी समझना होगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी। देखो हमारा फिजिक्स का सिलेबस ना बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है, तो आपको हर चैप्टर का लिंक समझना होगा कि अगर पहले चीजें मूव करी, फिर मूव करने के बाद उनका कुछ लॉज था, क्यों क्यों मूव करी, कैसे मूव करी, अगर मूव करने लगी तो उनके पास कितनी एनर्जीज आई। अगर एनर्जी पता चल जाएगा तो स्पीड पता चल जाएगा, पोजीशन पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये तो हमने बात करी स्ट्रेट लाइन मूवमेंट के लिए। ट्रांसलेशनल मूवमेंट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन का। ठीक है। रोटेशनल मोशन प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोग फेस करोगे। ये 11th 12th में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे आईटी के कॉन्सेप्ट्स में रोटेशनल का कॉन्सेप्ट तो होता ही होता है। ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे। अगर रोटेशनल समझ में आएगा तो ग्रेविटेशनल होगा, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है। ग्रेविटेशनल बट बहुत इंपॉर्टेंट। एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रेविटेशनल से आते हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो देखो ये तीनों चैप्टर जो है ना हमारा, ये इंटर रिलेटेड है। ये रोटेशनल और ग्रेविटेशन काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरे सेट्स अभी तक ग्रेविटेशन जितना हमने पढ़ा ये सभी मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है। तो ये सारे मैकेनिक्स का पार्ट है और ये सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। फिर हमें पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, राइट। कितना एक्सपैंड करेगा ये हमें समझना होगा। किसी पे भी फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स लगाएं, दोनों तरफ से दबाएं,
तो ये क्या होगा, कॉम्प्रेक्स होगा। कितना कॉम्प्रेस होगा, कब जाके टूट जाएगा, या कब तक इलास्टिक रहेगा, ये सभी चीज़ों को हमें पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। तो इस चैप्टर का नाम होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगेन बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल समझ में आएगा। और उसके बाद आएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उसके बाद हमारे पास दो चैप्टर्स आएंगे। देखो हम, ये सब मैक्रोस्कोपिक है, यहाँ पे चीज़ें हमें बहुत आराम से दिखने वाली है, तो हमें इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें दिखेंगे। और लास्ट का दो चैप्टर, एक होगा ऑसिलेशन, सो ऑसिलेटरी मोशन समझना होगा। अगर हम ऑसिलेटरी मोशन को बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे तो फिर हम वेव को भी समझ जाएंगे। ये दोनों चैप्टर भी आपस में इंटर रिलेटेड है। और यहाँ पे हमारा 11th का मेजर सेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी फिर आएगा एक सेक्शन, 11th में ही पढ़ना है, 11th और 12th मिक्स्ड कह सकते हैं हमारा, बट मोस्टली ये 11th का ही पार्ट है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ये जनरली बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, बट इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। देखो थर्मोडायनेमिक्स में हमें बेसिकली हीट पढ़ना है। देखो ये एक ही चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसके मैं सब टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है, ये थर्मोडायनेमिक्स, दैट्स ऑल। हमारा 11th में ओवर हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स में हमें हीट, टेम्परेचर, चलो ये तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें हीट पढ़ना है, टेम्परेचर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो कि हम लोग पढ़ने वाले। अभी आपको उनसे मतलब होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब मैक्रोस्कोपिक थे, जो कि चीज़ें हमें दिखती थी, और ये हमारा 11th का सिलेबस है। इतना पढ़ लेंगे तो हमारा 11th खत्म हो जाएगा। अब आएगा हमारा 12th का सिलेबस। ठीक है, मैं इसको रब करके इधर ही लिख दे रहा हूँ, आई थिंक ईजी रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में नीचे ही आ जाओ, यस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस। होप सभी ने कॉपी कर लिया हो, अगर नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे 12th का सिलेबस। देखो 12th के सिलेबस में हमें सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रो, एंड एवरीथिंग अबाउट मैग्नेटिज्म। ठीक है, कैसे मैग्नेट बनता है, क्यों मैग्नेट बनता है, नॉट ओनली करंट वाला मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल भी क्यों बनता है, करंट वाला भी मैग्नेट क्यों बनता है, किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, ए टू जेड, इन एंड आउट, सब कुछ समझना है। और ये बहुत लेंदी पार्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देखो कभी भी करंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें चार्ज को समझना होगा, कि चार्ज कैसे फंक्शन करता है। चार्ज समझने के बाद फिर जब चार्ज मूव करने लगेगा तो हमें करंट को समझना होगा, कि करंट कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ चार्ज से हमेशा डीसी करंट बनेगा, एसी करंट नहीं, ये डायरेक्ट करंट। ठीक है, फिर अगर करंट एक बार मूव करने लगा तो इसको डिवाइसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली करंट का क्या यूज, अगर करंट बन गया बट कोई डिवाइसेस तो रन करने पड़ेंगे ना, तो हमें डिवाइसेस में यूज करना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमें पढ़ना होगा, मीन्स यूजेस इन डिवाइसेस, रेजिस्टेंस वगैरह ऐड करके डिवाइसेस में डिफरेंट रेजिस्टेंस को कैसे डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैग्नेटिज्म का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां से अगर एक बार करंट बनेगा तो ऑटोमेटिक उसके अराउंड मैग्नेटिज्म आ जाएगी। फिर मैग्नेटिज्म जब क्रिएट हो जाएगा, करंट भी पता चल जाएगा, मैग्नेटिज्म भी पता चल जाएगा, तो दोनों को मिला के दोनों साथ में कैसे एक्ट करता है हमें समझना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक बहुत ही मैजिकल करंट आप लोगों को समझ में आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विच इज इंड्यूस्ड करंट या इंडक्शन। इसको वायरलेस करंट भी बहुत लोग बोलते हैं। तो ये बहुत ही मैजिकल चैप्टर है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा अगर आप लोग इतना कुछ समझ चुके होंगे, और बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहां तक आपको साइंस पढ़ने का मजा आ चुका होगा। उसके बाद फिर हम लोग एसी करंट को समझेंगे, जो हमारे घर में अभी आता है वो एसी करंट होता है, जो कि सॉकेट से हम लोग लेते हैं। ठीक है, उसमें
प्लस माइनस ऑसिलेट करता है। बट डीसी करंट लाइक बैटरी, बैटरी से जो करंट मिलता है उसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं, और जो हमें अपने घर में वायर्स के थ्रू मिलता है, बाहर से आता है, उसे हम लोग एसी करंट बोलते हैं। और इसका एक लास्ट पार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। चलो मैं डिटेल में ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये बस एक सेक्शन हुआ 12th का, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हमें पढ़ना होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जनरली बहुत इजी चैप्टर होता है। ऑप्टिक्स में बस दो ही चैप्टर होगा। पहला होगा रे ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब बहुत इजी चैप्टर होगा, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना होगा वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और देखो, अब माइक्रोस्कोपिक, ये सब माइक्रोस्कोपिक है क्योंकि ये सब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स, एटम ही नहीं दिखता है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से दिखने वाला आप लोगों को, राइट। ये सब चीज़ें दिखनी नहीं होंगी, ये सब चीज़ें इमेजिन करनी होंगी, ठीक है, बट मज़ा बहुत आएगा। और उसके बाद हमारा आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्वांटम फिजिक्स, मतलब एटम्स के अंदर की पढ़ाई, ठीक है। तो इसमें क्वांटम फिजिक्स में सबसे पहले हम समझेंगे कि एटम कैसा होता है। आप बोलोगे सर मुझे पता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व करता है, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री अगर पढ़ रखे हो तो एसपीडीएफ होता है, बट दैट्स नॉट इट एग्जैक्टली हाउ इट इज, ठीक है। हम लोग पूरा समझेंगे कि न्यूक्लियस से कितनी दूर पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, हर एटम में ये डिस्टेंस चेंज होता है, वो क्यों होता है, पहले वाले में दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है तो एनर्जी लूज आउट करके न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं है, जो कि नील बोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। एनर्जी लेवल क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, ओके। उसके बाद हमारा आएगा, एटम्स को समझने के बाद हमें समझना होगा न्यूक्लियस। देखो, असली खेल तो न्यूक्लियस के अंदर ही है, जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब न्यूक्लियस के अंदर ही है। देखो, हमें पता है न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करते हैं, इसके अंदर से बहुत सारी एनर्जीज निकलती है, और इतनी एनर्जीज निकलती है विच इज सफिशिएंट टू मेक अ एटम बॉम्ब। तो सारी एनर्जीज तो इधर ही है, तो न्यूक्लियस होता कैसा है, बीटा डिके, अल्फा डिके, गामा, सब हम लोग पढ़ना होगा, न्यूक्लियस को समझना होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करती है, रिपल, आई थिंक इतना आप लोगों को पता होगा कि दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती है। बट इमेजिन करो कि न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स बोले तो पॉजिटिव चार्जेस, राइट। जैसे कोई एक एग्जांपल ही ले लो, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23, मतलब 11 प्रोटॉन्स हैं एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैं, करेक्ट। तो ये 11 प्रोटॉन्स मतलब 11 पॉजिटिव चार्जेस इतने छोटू से जगह पे। बेसिकली अगर आपको पता हो कि अगर आपका न्यूक्लियस इज अ साइज ऑफ अ क्रिकेट बॉल, तो आपको पता है कि एटम का साइज क्या होगा, अराउंड 4 किलोमीटर रेडियस। ये इतना बड़ा एटम होगा अगर हमारा न्यूक्लियस जो है वो साइज ऑफ क्रिकेट बॉल है। तो मतलब न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, ठीक है। अगर आपका रूम एक एटम है, तो आप जो पेन यूज कर रहे हो, बेसिकली जो भी पेन या पेंसिल यूज कर रहे हो, उसका जो टिप है वो दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अगर आपका रूम एक एटम है तो न्यूक्लियस इतना छोटा होने वाला है, ठीक है। तो उतने छोटे से न्यूक्लियस में ही सारा गेम है, सारा एनर्जी उधर ही स्टोर है। तो एक्चुअली कैसे है, तो हम लोग न्यूक्लियस को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियस को समझ जाएंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा सेमीकंडक्टर, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्चुअली एक और चैप्टर होगा गाइस। देखो, हमने बोला ऑप्टिक्स में ना ये रे ऑप्टिक्स होगा, तो रे तो स्ट्रेट चलता है, और ये वेव ऑप्टिक्स, तो वेव होता है। तो जो लाइट है वो रे है या वेव है, इसी कंफ्यूजन से ना हमारा क्वांटम फिजिक्स ओपन हो गया, क्योंकि पहली बार पता चला कि लाइट जो है वो रे भी है एंड वेव भी है, डुअल नेचर है।
उसके पास दो दो नेचर है। इसीलिए हमारे पास एक चैप्टर होगा जिसे हमें समझना होगा, विच इज डुअल नेचर। ठीक है, कोई भी चीज दो नेचर कैसे शो कर सकती है, बिकॉज ऑफ इट्स क्वांटम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वांटम में कोई भी रिजल्ट फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि ये पार्टिकल अभी इधर जा रहा हो, तो अगर मैंने 10 बार ये इलेक्ट्रॉन को शूट किया तो हो सकता है कि 5 टाइम्स ये इधर गया, 2 टाइम्स ये इधर आए और 3 टाइम्स ये इधर आए। बट सेम फेनामेना अगर हम रिपीट करें तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम रिजल्ट मिले। फिर से ये जाएगा तो हो सकता है ये 4 हो जाए, ये 1 हो जाए और ये 5 हो जाए। गेटिंग? तो क्वांटम में जो रिजल्ट होता है वो स्टैंडर्ड फिक्स रिजल्ट नहीं होता है कि यही होने वाला है। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है कि ज़्यादा चांसेस है कि ये ऐसा हो। ठीक है, बट एग्जैक्टली कैसा होगा हमें नहीं पता। इसीलिए वेव जो होता है या फिर ऑप्टिक्स में जो लाइट होता है वो रे की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। और इसी ने हमारे क्वांटम वर्ल्ड का ओपनिंग किया है, एक गेट खोल दिया जिससे हमने क्वांटम वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ। ठीक है, तो इतने सारे चीजें हैं गाइस, ये 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो ये आपके आईआईटी क्रैक करने के लिए तो ऑब्वियसली सफिशिएंट है। बट एक फिजिक्स को बहुत इंजॉय करके बहुत मजे तरीके से और फिजिक्स में एक्सपर्ट बनने के लिए भी काफी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपका जो भी, क्योंकि देखो ये मेरा ना पहला यूट्यूब वीडियो है। ठीक है, मैं जनरली ऐसा यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जनरली अपना क्लासेस लेता हूँ, मैं फिजिक्स का ही टीचर हूँ तो क्लासेस लेता हूँ। बट सिंस मैं यूट्यूब पे पहली बार आ रहा हूँ और पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो आई थिंक मुझे आपके ओपिनियंस की ज़रूरत होगी। अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो बताना, अगर क्लासेस समझ में आ रहे हो तो वो भी आप कमेंट करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो समझने में, कुछ बेटर कर सकता हूँ मैं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो आज हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज यूनिट एंड डायमेंशन पे। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चा लोग, आराम से पढ़ाई करना, बहुत मज़े में पढ़ाई करना। फिजिक्स बहुत इजी है, बस मेहनत करने के लिए आप रेडी रहना। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको आपके टारगेट तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। ठीक है ना? चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।